वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 5 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अवैध अतिक्रमणों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अगस्ता मलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य चर्चा में रहा है। तो ये जो अगस्ता मलाई जैवमंडल रिजर्व है, इसको यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया था? तो इसे कब शामिल किया गया था? 2016 में, है ना। 2016 में इस अगस्ता मलाई क्षेत्र को जो है या नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब बात करते हैं अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2001 में, लेकिन 2016 में जो है इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। अब मैं इसके स्थान की अगर बात करूँ तो कहाँ पर है ये? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में किन स्टेट में है? तो केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। लगभग इसका 3500 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है ये केरला में आता है। ठीक है। क्या क्या पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ जंगली जानवर पाए जाते हैं जिसमें बंगाल टाइगर्स मुख्य रूप से पाया जाता है। और एक जो है 12 साल में, कितने साल में? 12 साल में एक फूल वहाँ पर उगता है जिसका नाम है नील कुरंजी। ठीक है। इसका नाम क्या है? नील कुरंजी। कुरंजी। ठीक है। इस फूल का नाम है नील कुरंजी, जो 12 साल में एक बार जो है नीलगिरी पर्वत पर, है ना, नीलगिरी पर्वत मतलब पश्चिमी घाट पर जो है ये उगता है। अब इसमें जो है यहाँ पर एक स्थानीय जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है कानी। कौन सी जनजाति पाई जाती है भाई? तो कानी जनजाति पाई जाती है। और इसका जो नाम है महर्षि अगस्त्य के नाम पर इसे रखा गया था। महर्षि अगस्त्य वही है जब भगवान शिव की जब शादी हो रही थी तो दक्षिण का जो है कार्यभार संभालने के लिए या भार संभालने के लिए जो है महर्षि अगस्त्य को दक्षिण में भेजा गया था। तो महर्षि अगस्त्य के नाम से ही जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो नाम है वो अगस्ता मलाई रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो केरला में और कौन से जो है नेशनल पार्क आते हैं? तो पेरियार नेशनल पार्क आता है, पेरियार नदी पर है। साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी जिसे कहा जाता है, वो एक नेशनल पार्क केरला में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क आता है, मधुमलाई, गुंडी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आता है। तो जो नेशनल पार्क है वो तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 2019 के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो कहाँ पर है? केरला में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑपरेशन शेरूवाली चर्चा में रहा है। तो ऑपरेशन शेरूवाली निम्नलिखित में से किसका नाम है? मुख्यतः जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो आतंकवाद से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में संचालित एक आतंकवाद रोधी अभियान है। आर्मी ने जो है जम्मू कश्मीर में जंगलों और जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उन पर छुपे हुए कुख्यात आतंकवादियों को पकड़कर उनका सफाया करने के लिए जो ये ऑपरेशन शेरूवाली चलाया गया है। मुख्यतः इसमें जो है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो एक कहना चाहिए आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, है ना, उसको मुख्यतः ये समाप्त करना चाहता है ऑपरेशन शेरूवाली के माध्यम से। क्योंकि लगभग एक साल पहले 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था? पहलगाम अटैक हुआ था। इस पहलगाम अटैक के विरोध में जो है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, है ना। तो ऐसी घटनाएं ना घटित हो और आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए आर्मी के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शेरूवाली चलाया जा रहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 जून 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के रुझान को मापने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका आधार वर्ष जो है 2022-23 कर दिया गया है। पहले इसका जो आधार वर्ष था वो था 2011-12, है ना। अब इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जिसके आधार पर जो है इस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की माप रखी गई जाएगी और इसका जो बेसिक ईयर है वो है 2022-23। ठीक है। अब ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस प्रकार नापा जाता है इसको जानते हैं। तो इसको मापने का एक पैमाना होता है जिसमें
मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो है 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब उप क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आता है आपका विनिर्माण क्षेत्र, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके अलावा खनन, जो निकाला जाता है खदानों से, और इसके अलावा यहाँ इसमें आता है एक और बिजली, है ना, बिजली, क्योंकि जब तक कि इसकी सप्लाई नहीं होगी तब तक के जो है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य तो होगा ही नहीं, खनन का कार्य नहीं होगा। तो ये 3 क्षेत्रों को मिलाकर जो है औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, विनिर्माण, खनन और बिजली। इसके अलावा इसमें 8 कोर उद्योग भी होते हैं। तो 8 कोर उद्योग कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने कोर उद्योग है, तो 8 कोर उद्योग है, इनके नाम बताइए। ये थोड़ा मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 कोर उद्योग में रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट और कहना चाहिए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सभी को मिलाकर जो है 8 कोर उद्योग का निर्माण होता है, जिसमें रिफाइनरी जो तेल है इसकी हिस्सेदारी कितनी परसेंट है, 40% है, ठीक है। तो अब बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को कौन जारी करता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जो है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, मतलब NSO, इसे जो है जारी करता है ना। और इसमें मुख्य रूप से जो है देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों की जो स्थिति है और उसके उत्पादन के स्तर को नापा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रति मंथ जारी की जाती है ना। तो कुल मिला के इससे ये पता किया जाता है कि कौन सा जो उद्योग है वो तेजी से बढ़ रहा है और कौन सा जो उद्योग है वो नीचे, मतलब जिसमें गिरावट आ रही है। जिससे अगर कोई उद्योग पीछे छूट रहा है तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा उस क्षेत्र में कुछ सब्सिडी या नई नई योजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सके, है ना, उद्योग क्षेत्र को। इसके अलावा हम लोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकते हैं। इस वजह से जो है इस प्रति मंथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में 5 जून 2026 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जो कि किस जिले में, सूरत जिले में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके निर्माण से क्या होगा। तो अगर इसका निर्माण होता है तो संपर्क स्थापित होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, माल परिवहन और औद्योगिक विकास होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब कुल मिला के आर्थिक विकास होगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, NH-44, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक की जाता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के जाता है ना। और कितना मीटर लंबा है भाई ये, तो इसकी जो लेंथ है वो है 3,745 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं बात करूँ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-327B सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो पश्चिम बंगाल के पानीटंकी शहर से नेपाल की ओर जाता है, पश्चिम बंगाल के पानीटंकी शहर से नेपाल की ओर जाता है। इसके पहले अगर बात करा जाए तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग था वो था NH-118 और NH-548, ये 2 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। लेकिन वर्तमान में NH-327B है, जो कितना है 1.22 किलोमीटर है ना, इतना छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PM-E-ड्राइव योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है, किस मंत्रालय विभाग द्वारा लागू की गई है। तो ये भारी उद्योग द्वारा जो इसे लागू की गई है। इसे जो लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था, 2026 तक ये रहने वाली थी। लेकिन इसका अभी हाल ही में जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, मतलब 2028 कर दिया गया है ना, 26 से बढ़ाकर अब 28 कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको बढ़ावा देना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करना, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी संख्या बढ़ेगी। और इसके अलावा इसमें बात रखी गई है कि हम लोग 72,000 से अधिक जो है चार्जिंग
स्टेशन की स्थापना करेंगे, जिससे भारत कहना चाहिए जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित वाहन है उसकी संख्या क्या हो, घटे, और जो कार्बन जो उत्सर्जन होता है ना, कार्बन उत्सर्जन हो या CO2 का उत्सर्जन हो, उसमें क्या की जाए, कमी की जाए, ताकि हम 2070 तक के नेट जीरो को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फेमा इंडिया योजना लेके आई गई थी, फेमा इंडिया योजना लेके आई गई थी, है ना, जगह जगह पर आपके चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाए जा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं PM ई ड्राइव योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो PM ई ड्राइव योजना का फुल फॉर्म है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशंस इन इनोवेटिव व्हीकल एनहाइसेसमेंट। ठीक है, और इसके माध्यम से ये बात रखी गई है कि अगर आप इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के सरकार के द्वारा जो जीवाश्म ईंधन पर आधारित वाहन है उसको हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी और इसके तहत कितनी धनराशि जो है दी जाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।